दोनों को दावत है कि आप जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइएगा। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। लेकिन उससे पहले एमजे टीवी पे थे। ये एडिट कर दूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं जनाब मतीउल्लाह जान। और आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उनकी बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया हुकूमत ने। और उसके बाद जो है वो एक और ज़बरदस्त तब्दीली हुई कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बना और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी बेंच का हिस्सा हैं। और उन इस 9 रुकनी लार्जर बेंच के सामने 3 दरख्वास्तें जो कि जस्टिस जवाद ख्वाजा, इमरान खान, फैसल सिद्दीकी एडवोकेट और जो वो एक शहरी की तरफ से उनकी, तो ये 3 दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इन 3 दरख्वास्तों के अंदर ये इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल जो है वो गैर आइनी करार दिया जाए और इस हवाले से जो भी मुकदमात दर्ज हुए हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाए। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। और ये एक साहब गए, ज़ाहिर है एक जगह बैठे हैं जहाँ पे शरारत तो लोग करेंगे ना। हाँ, तो ये क्या है, कल बेंच जो है वो उसको अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया आफरीदी हैं, जस्टिस आयशा ए मलिक हैं और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं। तो ये 9 रुकनी बेंच है। बेंच की तश्कील जो है बड़ी दिलचस्प है और कल क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं जो उठ रहे हैं, तो उस पर तज्ज़िया हासिल करते हैं। मेरे साथ हैं जनाब मतीउल्लाह जान, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे बहुत प्यारे कुलीग। मतीउल्लाह जान साहब, ये आज के दिन को कैसे देख रहे हैं आप? कल तक तो सूरत हाल कुछ और थी कि इमरान खान की जो दरख्वास्त थी वो 14 दिन रखने के बाद चीफ जस्टिस ने वापस कर दी थी एतराज़ात लगा के, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल वो भी फिक्स हो गई है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में आज बहुत कुछ हुआ। और ये जो 9 रुकनी बेंच है इसकी तश्कील के पीछे जो बज़ाहिर वजह लग रही है वो एक नोटिफिकेशन है जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी किया गया। और ये नोटिफिकेशन कुछ वक्त से पहले जारी हो गया, क्योंकि आम हालात में 15 दिन पहले या ज़्यादा से ज़्यादा महीना पहले पिछले 6-7 चीफ जस्टिस साहिबान जो आए उनके लिए ये जारी होता था। 3 महीने क़य्यूम साहब पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी हो गया आज की तारीख़ में। और अभी 16 सितंबर बहुत दूर है जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिटायर होना है। तो बज़ाहिर इस नोटिफिकेशन से जो अदालत की मौजूदा क़यादत है उसके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट है कि एम्बेरसमेंट किस हवाले से? लेकिन अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हमारा चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है और 3 महीने पहले ही ऐलान कर दिया है। 3 महीने बाद हल्फ उठाना है, लेकिन हुकूमत ने ये हल्फ वफ़ादारी आज ही नोटिफिकेशन जारी करके उठा लिया है। और ये इसका रद्द-ए-अमल बज़ाहिर एक आया और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ज़ाहिर बात है ये चीज़ पसंद नहीं आई होगी कि अभी मेरे पास 3 महीने हैं पूरे। और ये देखिए, इस मुल्क में 23 दिन के भी चीफ जस्टिस रहे हैं जो सिर्फ 23 दिन के लिए चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस जवाद ख्वाजा की बात कर रहे हैं, जो पटिशनर जज हैं, जो पटिशनर जज हैं। तो ये तो फिर 3 महीने जो भी रहते हैं तो उनकी 3 महीने की जो चीफ जस्टिसशिप है उसमें उसके रंग में भंग डाल दिया गया है। और उसका शायद रद्द-ए-अमल था या गुस्सा था या जज्बात थे, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जज्बात तो हो जाते हैं नहीं, तो खामोश पैगाम भी देते हैं फिर। और खामोश पैगाम भी आ गया, फिर 9 रुकनी बेंच बन गया और चुप हो। और 9 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी हैं। बिल्कुल, और उनको बिठा के भी एक खामोश पैगाम है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये पैगाम किस किस के लिए है मतीउल्लाह जान? एक अजीब सी सूरत हाल नहीं बन जाती है कि ये जो बेंच की तश्कील है इसके अंदर बहुत सारी अपनी चीज़ें छुपी हुई हैं।
आपको लगता है कि कल ये बेंच जो है किसी न किसी वजह से टूट सकता है? देखिए कयूम साहब, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक तो जस्टिस फाइज ईसा जो हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं और शायद एक और जज जो हैं, वो पहले अपने फ़ैसलों में ऑर्डर्स में कह चुके हैं कि जो सुओ मोटो की कार्रवाई होती है इसका कोई तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए। तो ये जो पटिशनें लगाई गई हैं ये भी सुओ मोटो के तहत लगाई गई हैं। अब देखना ही है कि क्या जस्टिस फाइज ईसा इसी सुओ मोटो कार्रवाई के तहत लगाई गई दरख्वास्तों की बाकायदा समाअत करने पे तैयार होंगे या वो फिर वही अपने पुराने तहफ़्फ़ुज़ात दोहरा कर इस बेंच से अलग हो जाएंगे। जैसे मंसूर अली शाह की भी 184(3) के तहत यही मौक़िफ़ रहा है। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, इस पर यह हुकूमत पहले ही जो है वो एतराज़ कर चुकी है इन पे, और ख़ास तौर पे ऑडियो लीक्स के मुतल्लक़ जो कमीशन बनाया गया उन पे एतराज़ किया गया और कहा गया कि इनकी वो मुबैना ऑडियो लीक भी थी जिससे लगता था कि इनका बराह रास्त ताल्लुक़ है परवेज़ इलाही से, जो कि PTI के सदर हैं, और इमरान ख़ान जो है इस केस में भी एक दरख्वास्त गुजार है। तो एक बार फिर अब देखना है क्या अटॉर्नी जनरल या हुकूमत की तरफ से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पे जो है एतराज़ आएगा या नहीं। तो ये वो बहुत सारे जो है चीज़ें हैं कि अभी देखनी है कि कल क्या ये मामलात उठते हैं कि नहीं। मगर कल पहली समाअत है, उसमें नोटिस जारी होना होता है। अब देखना यह है कि नोटिस से पहले ही ये चीज़ें सामने आ जाती हैं या नोटिस के बाद ये चीज़ें आएंगी। जाहिर है वो जो कुछ होना होगा वो नोटिस से पहले ही होगा, मेरा ख्याल जो है वो तजर्बा तो यही कहता है। फिर उसके बाद जो है वो वैसे भी इससे पहले भी 9 रुकनी बेंच बना था इलेक्शन का, जो आज खुद नोटिस लिया था और फिर वो सुकड़ते सुकड़ते जो है वो 3 रुकनी रह गया था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने ये जो दोबारा 9 रुकनी बेंच बनाया है, तो जिन ग्राउंड पे वो पहले 2 जज अलग हुए थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी, अब वही ग्राउंड्स 184(3) के दोबारा जो है पैदा हो गए हैं जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए। तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल भी शायद ये कहते होंगे कि अब बताएं ना, अब आप बैठेंगे इस 9 रुकनी में। पहले 9 रुकनी में से तो आपने कहा था कि ये हो नहीं सकती 184(3) के तहत, और जस्टिस याया अफरीदी ने तो ये भी कहा था कि अब ये चीफ जस्टिस पे ऊपर है कि वो मुझे बेंच में रखते हैं या नहीं। तो अब ये दोबारा वही मौक़िफ़ अपना के इस 9 रुकनी बेंच से अलग होंगे या नहीं, और अगर अलग होंगे तो फिर क्या देखना ही है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल मज़ीद 2 जजों को खुद से ही अलग कर देंगे और फिर वही 4-3 और उसका झगड़ा पैदा होगा। तो ये बड़ी दिलचस्प सी एक सिचुएशन है और ये एक किस्म का टिट फॉर टैट की सिचुएशन। देखें कौन साहब आ गए हैं, इमरान साहब। इमरान शफकत यहाँ पे हम रोकते हैं और इमरान शफकत को फ्रेम में दाखिल करके तो फिर आगे बढ़ते हैं। इनको फ्रेम करते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। यार क्या हो गया, इमरान बीमार हो गए? हाँ बस तबीयत ठीक है, क्या हो गया? सर वो ਮੈਨੂੰ लग रहा ਸੀ हार्ट अटैक ਹੁੰਦਾ साहब। चलो यार, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बचा चंगी गल है, साड़ा भाई साढ़े ठीक है। बस तस्वीर से बात जी, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये फैसल शकील साहब भी पधार गए और इमरान शफकत भी। तो आप दोनों को महफिल क्या कहते हैं शामिल गुफ्तगू करने के वाले से बता दूं कि एक हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जस्टिस काजी फाइज साहब का एज चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन 3 महीने पहले जारी हुआ और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा जल्जला आया कि फटाफट जो है वो कापियाँ मंगवाई गई और जनाब 9 रुकनी बेंच बना दिया गया। एतजाज़ एहसन, इमरान खान, जवाद ख्वाजा, वो सब जो है उनकी पिटीशनें लगा दी गई। यानी नून लीग कामयाब हो गई गुस्सा दिलाने में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को। ये मतीउल्लाह जान का मौक़िफ़ है। अच्छा, ये इनका तो मौक़िफ़ है। इसमें जो है ਸਰ ਤੁਸੀਂ अब जो है ਭਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਤੇ। ਸਰ वो कितनी प्रवास थे सर एन मीम लून नान सीन काफ सर उमर अता बंदयाल साहब, नाम बड़ा लंबा है ना, उमर अता बंदयाल साहब। अच्छा सर वो देखें, बात ये है कि ये वो भारी पत्थर है जो वो खुद नहीं उठाना चाहते। उसके लिए काजी फाइज चाहिए। ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ और ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਚੁੱਕਣ। और दूसरा ये है कि फ़र्ज़ करें, अच्छा इनका 8-9 का जो आप माजी का रिकॉर्ड देख लें, ये तो अखां बंद करके पट्टियां तो इन्होंने मुहरां च फड़ियां, ठक 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 इस्टेबलिशमेंट लो आया, धड़ल 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 मुहरां लग रही हैं। तो ये मामला जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। इस दफ़ा उनको उन्होंने मोहर लगा दी इस्टेबलिशमेंट की किसी भी दरख्वास्त के ऊपर। तो इस दफ़ा लाडला प्यारा जो है वो घोड़े लग जाएगा, सॉरी घोड़े पे बैठ के, मतलब बारात निकल आएगी उनकी। समझें इस बात को। तो वो जंज तो परहेज़ किया जा रहा है कि जनाब के
समझ रहे हो ना, मैं सियासी जंज समझो इनू देखे सियासी तौर के ऊपर इमरान खान साहब की आपने मुक्कू ठप दिया ना सारे का सारा। नहीं, एक लीगल पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है कि इतना अहम मामला है कि एक साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा और एतजाज़ एहसन जैसी टॉवरिंग पर्सनैलिटी जो है वो उठ के तो खुद आ गई है, मतलब है कि सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से। आपको यही तो शिकायत रहती थी कि जनाब ये सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से दौड़ ला जाते हैं। तो दौड़ी तो लाई है, मैं यही तो केस अपना जो मेरा आर्गूमेंट ये है कि इन्होंने फिर दौड़ लगाई है। किसने? बंदयाल साहब ने, वरना 8 बंदे अपने ते फैसला दे देंदे जेड़ा देना सी। अच्छा यार, अगर वो अच्छा काम करें कि उन्होंने एक सीनियरिटी प्रिंसिपल को सामने रख के सारे सीनियर अच्छा, जज होनी शामिल क्यों? कर लिए, Why not? तो आपको इस पे भी एतराज़ है? ਅਸੀਂ ਤੇ कहने हैं कि पहले दिन तो होना चाहिए सी। हाँ। आज आपको जो है वो काजी फायज ईसा मंसूर अली शाह टाइप की जो मखलूक है वो याद आ गई है, भी क्यों हुण चुको ना बाहर 8 जने। करीम साहब, आमतौर पे जो भी चीफ जस्टिस डेजिग्नेट होता है हाँ। वो उसकी कोशिश यही होती है कि वो तनाज़ात से दूर रहे। आपको याद है कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के बारे में कुछ बातें की थी, और वो भी मामला कुछ ऐसा ही था जिसमें गुलजार अहमद ने कहा यार हमें तो अब दूर क्या रखे। छुपा हुआ मतीउल्लाह जान साहब, सीधी सीधे साहब बताएं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को चैलेंज हुआ था, Exactly. उस पर गुलजार साहब से उन्होंने कहा कि गुलजार साहब, क्योंकि उस वक्त भी जो है वो एक्शन इन एड वाला सीनियर जजेस का बेंच था 5, उसके सामने लगा दूं तो उस पे बंदयाल साहब दौड़ लगा, नहीं गुलजार साहब उन्होंने कहा जी मैनू दूर ही रखो, मैंने जी। मगर ये बात है कि अब देखना ही है उस कि बेंच के अंदर काजी बंदयाल साहब भी थे, पता है आपको? जी 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 वो बिल्कुल थे। काजी साहब का क्या रद्द अमल होगा अगर वो बेंच से जाते हैं, तो क्या उसकी वजह ये तो अब नहीं होगी, बेंच पे आ गए हैं। तो वो 1843 वाला इशू जो है सीरियस है, जैसे मैंने पहले कहा। और जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों ने पहले भी एक 9 रुकनी बेंच को इसी बुनियाद पे छोड़ा था। अब दोबारा क्या करते हैं, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ ये होगी। दिलचस्प नहीं 9 रुकनी बेंच को तो मतीउल्लाह जान उन्होंने किसी और वजह से उन्होंने कहा था कि शो मोटो नहीं बनता है ना, सो मोटो नहीं तो बनता, अब भी जो और है उसके लिए अब भी जो रेगुलेट करने है की बात की थी। अब भी जो है वो हाई कोर्ट में जाने के बजाय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आगे के FIR जो हैं वो कलदम करार दें। एतजाज़ एहसन साहब का मोहब्बत और ये सारा कुछ, नहीं, मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हाई कोर्ट्स के अंदर जो इलेक्शन का मामला था लाहौर हाई कोर्ट में, वो सुना जा रहा था, और इस दफ़ा मेरा ख्याल है पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है। उसके ऊपर अभी नोटिस है या नहीं है ये मेरे इल्म में नहीं है कि बाकायदा समाअत की कार्रवाई शुरू हुई है कि नहीं है। लेकिन जो बारीक वारदात की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही बारीक और पेचीदा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को इस बेंच के अंदर शामिल किया गया है, और उनकी शिकायत चीफ जस्टिस साहब ने अपने हाथों से फॉरवर्ड की है। उन्होंने तो इस मरतबा भी कोई खामोश पैगाम है उनको बेंच में शामिल करके खामोश देना? पैगाम नहीं है, ये खामोश कार्रवाई है इस दफ़ा। अच्छा, अब अगर काजी फायज ईसा साहब ये करते हैं कि जी मैं तो पहले इसके ऊपर ओपिनियन दे चुका हूँ, या फिर मैंने एक जजमेंट पास की थी जिसमें मैंने कहा था कि 1843 के तहत मुकदमात की समाअत तब तक ना सुनी जाए जब तक कानून के हवाले से मामला सेटल लेकिन ना हो वो जाए। तो फिर 6 रुकनी बेंच बना, उस बेंच ने जो है वो उस फैसले को वो कर दिया। आपको वही कह रहे हैं ना, जो वो उसके ऊपर भी रजिस्ट्रार उनका ने लेटर उनका- मौजूद है ना, काजी फायज ईसा साहब का, कि उसके ऊपर भी उन्होंने डिस्प्यूट किया हुआ है उसको, वो नहीं मानते हैं उस फैसले को। अच्छा, अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का स्टेटस मुझे नहीं पता, क्या उन्हें मुल्जिम जज कहेंगे कि उनके खिलाफ कंप्लेंट का एक नहीं, ये- सीनियर वो तो जज ने सुप्रीम कोर्ट फैसला के करना है। फैसले हैं ना यार, हाँ, फैसला करना कि है। अगर रेफरेंस भी हो तो उस पे तो उसके ऊपर शोर बचा हुआ है एक इतना जुडिशियल ज़्यादा क्राइसिस से तो उनके नहीं ऊपर। रोका जा सकता। तो उनको शामिल करने का मकसद ये था कि कल को कोई आए और कहे कि जी मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को आपने बिठा दिया, इनको ज़रा साइड पे तो कर दें। तो पहले भी हमने देखा इन्होंने रिक्यूज़ किया उस बेंच में से जिस गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एतराज़ उठाया था, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने रिक्यूज़ किया। उसके बाद वो थे इजाजुल एहसन साहब थे मेरा ख्याल है, उन्होंने शायद वो हटे थे उस बेंच में से, थे उनमें में जजेस में से ना जिन्होंने अच्छा, recuse वैसे कर जो है दिया ना था। जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उनका एक नुक्ता नज़र है। उन्होंने, आपको पता है, काजी फायज ईसा साहब की भी जो पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी थी, और उनका यही कह कि भाई जज को लिटिगेशन नहीं करनी चाहिए, और दूसरी तरफ उन्होंने फिर ज़ाहिर है एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन उसके साथ साथ उनका भी एक ये है कि 1843 के मुकदमात में उनको ना बिठाया जाए, वो नहीं सुनेंगे। तो अब आपको क्या लगता है कौन कौन से जज साहिबान जो हैं उनके ऊपर आप कहते हैं कि शायद कल उठ जाएं, या
आप समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में इसी में ही इलेक्शन वाले में लिखा, उन्होंने कहा क्योंकि बेंच बन गया है तो इसमें फ़राइज़ अदा करना भी तो जिम्मेदारी है। मुझे लग रहा है क्यूम साहब के जस्टिस उमर बंदयाल, वो जो 4-3 और 3-2 की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना, जो 9 जजों से, वो उसको रिपीट कर रहे हैं और इस दफ़ा वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये जजेस ऐसे ही करते हैं हर दफ़ा। पहले भी इन्हीं की गलती थी और अब दोबारा ये उठ रहे हैं, तो वो एक किस्म का एक केस बिल्ड कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं कि पहले भी 9 जजेस में से पीछे फिर 5 रह गए थे और अब फिर वही होने जा रहा है। और फिर ये कहेंगे जी रिकॉन्स्टिट्यूट, लेकिन अब की बार मेरे ख्याल में वो गलतियाँ टी रूम में बैठ के नहीं दोहराई जाएंगी अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई। सर देखो मेरी गल सुनो, आप ये जजों पे क्यों छोड़ते हैं? पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है। अदलिया इसीलिए है ना यार, वो लीगैलिटी या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी legality और लॉ नहीं, चेक तो करेगी ना। नहीं मैं सुन ले बात, मैं सिर्फ और ये 1952 से चला आ रहा है यार। गल तो सुन लो, मैं ये सिंपल कह रहा हूँ बात कि पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया कि जी कि एक अकेला चीफ जस्टिस वन मैन शो नहीं कर सकता। वो तो सस्पेंड हो गया ना। सर क्यों सस्पेंड हो गया है? किस मनो ही ना। क्यों नहीं बनना चाहिए था? अच्छा क्यों भाई? बाकी तो लेकिन मानना तो चीफ जस्टिस ने है ना। नहीं अच्छा, ना माने वो। आप तरीकाकार ये है कि आप अदालत को सामने खड़े होके कहें कि हजूर आला तुसी तीन जज वाले जड़े ना ये सीनियर 3 वो बेंच बनाएं और उस केस को दोबारा सुन लें। वो असल में 8 अगर वो उन्होंने लगा। सर जी वो 8 के लगे, आप ही गान वाले आप भी जान वाले यार। ईसा साहब तो डिस्प्यूट करते हैं ना, उन्होंने तो जो रजिस्ट्रार ने किया बेंच कॉन्स्टिट्यूशन या लेटर लिखा तो उन्होंने कहा कि ये आप किस कैपेसिटी में कर चीफ सकते हैं। जस्टिस का मतलब है बादशाह सलामत, अकबर बादशाह नहीं होता। ये फैसल शकील ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि काजी फाइज ईसा पहले ही डिस्प्यूट कर चुके हैं और अब की बार भी वो ये रीज़न ले सकते हैं। आपको याद होगा एक और बेंच भी बना था, अमीनुद्दीन साहब जो बैठे उन्होंने कहा कि मैं उस जजमेंट मैं सिग्नेटरी हूँ और वो उठ गए थे 5 रुकनी बेंच तो से। ये उठ जाएं, हाँ। उठें और बल्कि ना सिर्फ उठे सर, गवर्नमेंट को खड़ा होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब जो है ना वो वहाँ पर जाएं और उनको कहें कि हुज़ूर आला कि ये पार्लियामान का सर उसके पीछे भी हिस्ट्री है पूरी जजों की, कि जजों ने वो कहा था, इतराज़ किए थे, वो 4 वाला बेंच ये वो जो सारा कुछ था, उसके बाद वो कानून आया था। ठीक है ना, 1 मैन शे वाला इतराज़ उठ सकता है कल अटॉर्नी जनरल यार की तरफ से। मतलब तुसी आप मतलब इको जज बह के 8 जज जनाब हर काम 8 जज फिर भी कर यही होगा कि अटॉर्नी जनरल भी इतराज़ करेगा, कोई जज भी उठ जाएंगे और ये मामला लगता है कि लटक भी सकता है। लेकिन अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग अगर मैं चीज़ ऐड कर सकूं, देखिए ये तमाम तर जो हम इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है कि इन द फेस ऑफ द इशू जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लैंड किया है कि फौजी अदालतों में मुकदमात इनके हो सकते हैं या आम अदालतों में मुकदमात चलने चाहिए। नहीं ये वो नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये है, ये अल्ट्रा वायरीज है, इसके तहत ना किए जाएं, FIR कलअदम करार दे रहे हैं। सिविलियंस और उन्होंने तो जस्टिस जवाद ख्वाजा सिविलियन किया 9 मई के बाद जस्टिस जवाद ख्वाजा तो कहते हैं कि ISPR ने जो बयान दिया फॉर्मेशन कमांडर के बाद, कॉन्फ्रेंस के बाद, कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, उसको भी डिस्कार्ड किया जाए। कॉन्सिक्वेंस यही होगा ना इस मुकदमे का, अगर फैसला हो गया कि ये फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकते, तो मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ लोगों के लिए कि इस केस के नतीजे में यही फैसला होना है ना कि आप सिविलियन कोर्ट के अंदर करेंगे या फौजी अदालतों में आप कर सकते हैं, यही नतीजा निकलेगा। तो मुझे जो लगता है कि जो इशू है इट इज़ ऑफ जेन्युइनली पब्लिक इंटरेस्ट, जो आर्टिकल 184(3) के तहत फॉल करता है। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे देखने में ये आ रही है कि ये जो उमर अता बंदयाल साहब के फैसलों की वजह से एक कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैली हुई है, जिसके अंदर ये तासुर है कि 8 जज 7 जज, बड़ी बदकिस्मती होगी अगर ये इशू की समाअत इस वजह से ना हो सकी। अच्छा, में एक और भी पहलू है। एक तो इसका एक आइनी नुक्ता है ना कि जो आर्मी एक्ट की जो क्लॉज है उसके तहत शहरियों का ट्रायल नहीं हो सकता। एक मैं समझता हूँ कि आइन से और इस कानून से हट के एक सबसे बड़ा फेयर ट्रायल का मामला है, और उसकी बुनियाद ये है कि जब फ़ौज ने सरकारी तौर पे ये कह दिया कि ये तमाम मुल्ज़म नहीं है, ये मुजरम हैं और इनके पास ठोस सबूत हैं, तो फिर वही इदारा इनका ट्रायल अगर करेगा तो वो फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। इसलिए इस इदारे से ये ट्रायल लेके सिविलियन अदालतों को सौंप दिया जाए या कोई ऐसी स्पेशल कोर्ट्स बना दी जाएँ कि जिसमें इस इदारे की भी नुमाइंदगी हो और सिविलियंस की भी नुमाइंदगी। अच्छा मतीला जान, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है 21वीं आईनी तरमीम जो फ़ौजी अदालतों के वाले से भी, उसके अंदर एक ये भी सवाल था। उसमें जो 17 रुकनी बेंच था, फुल कोर्ट था, उसमें 3 जज साहिबान ने तो कहा था कि जनाब ये आईनी तरमीम है, इसके ऊपर तो हम जुडिशल रिव्यू का इख्तियार नहीं रखते। सिंपली उन्होंने बात की। लेकिन 6 जज साहिबान जिनमें जस्टिस जवाद ख्वाजा, जस्टिस काजी फाइज ईसा भी शामिल थे,
बल्कि जस्टिस आजकल वो उस पर ट्विटर पे चल भी रहा है, रीमा उमर ने भी वो ट्वीट की थी कि जस्टिस काजी फैसा ने फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल जो है वो उनको कलअदम करार दिया था, और उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो एग्जेक्टिव का हिस्सा है, जो जुडिशल पावर है वो तो है ही अदलिया के पास, तो ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के भी खिलाफ है, तो वो तो अपना व्यू पहले दे चुके हुए हैं। लेकिन फौज तो एग्जेक्टिव जबकि उमर अता बंदयाल साहब ने इसके बरक्स फैसला दिया था। देखिए, हम बार बार एक बात भूल रहे हैं, हम बार बार ये बात भूल रहे हैं कि बहस ये है कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं, क्योंकि जहाँ तक आर्मी अफसरों का ताल्लुक है उस पर तो कोई भी एतराज़ नहीं कर सकता, ना कर रहा है कि जो ये आर्मी एक्ट है ये है ही आर्मी वालों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं है, तो वो तो इशू नहीं है। तो हमें ये क्लियर करना ज़रूरी है कि सिर्फ मसला बना हुआ है कि क्या कोई शहरियों को पकड़ के आप फ़ौज के कानून के तहत ट्राई कर सकते हैं या नहीं, और क्या वो फ़ौजी अदालतें करेंगी, कैसे होगा। तो इसके अंदर जो भी आपने 21वीं तरमीम का हवाला दिया है, आइनी तरमीम के ऊपर जो भी राय आई थी, वो बुनियादी तौर पर उसमें मसला यही बना हुआ था कि ये जो दहशतगर्द पकड़े जाने थे या मशकूक लोग पकड़े जाने थे वो ज़्यादातर सिविलियंस थे, तो उनके लिए वो आइन के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी कि उनको हमने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है, और ख़ास तौर पे तालिबान की बात हो रही थी, अलकायदा की लेकिन बात। उसमें एक और चीज़ भी थी कि भाई वो फियर था, वो जजों को थ्रेट्स आया करते थे। आपको पता है ना, बहुत सारी चीज़ें थी, कई जज जो हैं वो मतलब टेररिस्टों के ऊपर, धमकियों के ऊपर जो है ना वो कम कर जाते थे। प्रेशराइज तो अभी भी किया जा रहा है अदलिया को, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह, मैं भी जानता हूँ, जजेस अभी भी दबाव में हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिनकी वजह से हमारी अदलिया दबाव हैं, अब वही लोग अगर ये कहें कि हम इंसाफ देंगे और अदलिया नहीं देंगी, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा निज़ाम इंसाफ के ऊपर। और इसको हमें ज़रूर देखना चाहिए कि पहले सियासत नाकाम की गई, फिर मईशत के अंदर भी इन्वॉल्व किया गया ऐसी कुव्वतों को, और अब कहा जा रहा है कि वही कुव्वतें जो हैं अब अदालती निज़ाम भी संभालेंगी। देखिए, ड्यू प्रोसेस की जहाँ पे आर्टिकल 10A आपने इंसर्ट किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन FIR से लेके अपील का राइट से लेके तमाम चीज़ें आपने लिस्ट की, उसकी एप्लीकेशन का मसला होगा। जहाँ तक फ़ौजी अदालतों में जजों के, मेरा ख्याल है वो कर्नल लेवल के होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, उनका टेन्योर भी फिक्स नहीं होता। यहाँ पे टेन्योर की जजेस को गारंटी होती है, जो कि एक बहुत लाजिम जुज़ इंडिपेंडेंट अदलिया का, कि जज को प्रोटेक्शन हासिल होती है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपने कितने रेफरेंस भिजवा रखे हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि हम खुद एहतसाब करेंगे, अदरवाइज ट्रांसपेरेंसी इंडिपेंडेंस जो है हमारी मुतासर होगी। यहाँ पे जजेस का टेन्योर फिक्स नहीं है, ये जो है उसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नीचे काम कर रहे हैं, जिनके पास अपील भी जानी है इनकी, जिन्होंने इनकी ट्रांसफ़र भी करनी है, जिन्होंने इनकी पोस्टिंग और प्रमोशन भी करनी है। तो यहाँ पे वो मेयार कोर्ट्स जो है उसके अंदर भी तो हाई कोर्ट्स मॉनिटरिंग कोर्ट्स होती हैं। चीफ जस्टिस जो है वो सारे वो जजों की ट्रांसफ़र तब्दीलियाँ करने होती हैं, उन्होंने उनकी ACRs भी लिखी जाती हैं, तो ये सारी हाई कोर्ट के नीचे होती हैं। लेकिन टेन्योर नहीं, प्रोटेक्शन नहीं, इनको नहीं अवेलेबल ना, ये वो जज वो नहीं। हाँ, जटकी गल है कि आलू हथ गर्म आया तो इन्होंने काजी फैज़ा फड़ाने की कोशिश करती। नहीं तो काजी साहब ਨੂੰ नहीं पढ़ना चाहिए ताड़े नहीं, देखो काजी साहब का तो इशू ही नहीं है, वो तो पहले जिवें उन्होंने कहा अपना माइंड पहले दे चुके हुए ने। ਤੁਸੀਂ क्यों डरा रहे हो काजी साहब ਨੂੰ? मैं नहीं डरा रहा, मैं कह रहा कि सर तुसी फनकारी चेक करो, सर तुसी सियासत चेक करो, सर तुसी बंदे दी, मैं की होना खा, मैं नहीं कह सकता वो गल्लां, समझ रहे हो ना गल, चालाकी, सर अयारी, मक्कारी, वो सारे छोटे लफज ने, ਇਹ छोटे लफज ने, ऐसी कुछ और कहने होने हैं, तो बड़ा छोटो इस गल ਨੂੰ, लेकिन सिर्फ बात ये है बुझते दिए कि आखिरी टिमटमाहट सर वो बुझ गया होया वैसे हुण की टिमटमाना उन्हें। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इंसाफ ये इंसाफ है यार, ये भी तो देखें ना, पहले आप ही एतराज करते थे। नहीं देखें ना आप, ये भी तो बात है ना कि क्या आप ये चाहते हैं कि आइंदा जो है वो वज़राए आज़म जो है उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के नीचे होता रहे हमेशा? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं तो कहना सिविल आदमी का भी नहीं होना चाहिए था, वज़ीर आज़म ने तो छोड़ो ना, ये नहीं एक आम शहरी, सिविल से मुराद है आम शहरी, नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला फिर बेंच बनाने पे उमरता बंदयाल साहब कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं? भाईजान मैं सिर्फ मैंने तो फनकारी देते गुस्सा। नहीं, आपको क्या डर है कि काजी साहब क्या फैसला दे के फंस सर जाएंगे? काजी साहब ने ना कोई फैसला दे के फसला है, ना किसी ने कोई पसंद देना है, ये बात ज़हन में रखिएगा, उन्होंने जो फैसला देना है वो देना है। इन्होंने भी पता है कि हमारे प्यारे, हमारे महबूब कायद को अगर कोई बचा सकता है तो वो काजी फायज़ साहब बचा सकता है। मैं तो इस फनकारी रो रहे हैं कि तुम चेक करो,
यार गल बात असूल की, आइन की, कानून की, वो तो ख़त्म है, वो छोड़ देना, वो तो पता है कि वो क्या है। क्लासिफाइज जिसके खिलाफ फैज के कहने पे रेफरेंस आया हाँ जी, था, सारा कुछ हुआ है ना, सारा कुछ हुआ है इमरान खान जी। हाँ। और सर मैं सिर्फ ये मैं जो लेकिन इमरान खान ने माजरत भी तो कर ली ना कि भाई मेरे से गलती हो गई थी काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस का। फिर वो भी माजरत कर लेंगे नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये देखें, कोई जाती असूल के पीछे छुपना, कानून के पीछे छुपना, आइन के पीछे छुपना, सर ये सियासतें होती हैं। आपको फेयरली काम करना चाहिए। और ये मैं फिर सादा सवाल है, काजी फायद ईसा अज क्यों याद आया यार, बाकी जज अज क्यों याद आए ने? पूरे 4 साल तो याद नहीं आए। वो न्याज बटने वाला क्या मामला है? ऑलमोस्ट 4 साल हो गए ना। नहीं काफ़ी अरसे से, मतलब नहीं इन्होंने तो दसो ना, ये बंदयाल साहब को तो 2 साल फरवरी 2000 हाँ चलो, बहरहाल उस तो पहले तसलसल है ना, हो गया अरसा। तसलसल है ना सर, तसलसल है, तसलसल है वो ग्रुप। बहरहाल जी अपना अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं कि कल जो है वो क्या होता है। और कल की जो समात है वाक़तन काफ़ी धुआंधार होने वाला का इम्कान है। कल मेरी आपको दोनों को दावत है कि आप जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइएगा। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। लेकिन उससे पहले MJ TV पे थे। ये एडिट कर दूंगा मैं। नहीं एडिट कुछ और करना। शाहराह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AKS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने